गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज मेरा 10वां लेक्चर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्योर बेंडिंग एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहाँ हमें प्योर बेंडिंग मतलब जो हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़े थे उसके आगे का चीज़ हमें यहाँ कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी बीम पर कोई हम फोर्स अप्लाई करते हैं या कोई हम मोमेंट अप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू उसमें बेंडिंग होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्योर बेंडिंग की। तो जब हम किसी आपकी बीम पर फोर्स लगाते हैं तो ये श्योर है कि उसमें बेंडिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स भी डेवलप होंगे, बट हियर वी आर कंसिडरिंग ओनली प्योर बेंडिंग। ओके, सो इन दिस केस देर इज नो शियर स्ट्रेस डेवलप इन बॉडी and also as well as there is no any axial stress. Okay, so now let's go. So theory of simple bending is that first one is that pure and simple bending. देखिए मैं बता चुका आपको, जब हम कोई आपका बीम लेते हैं, जैसे कि हमने एक बीम ले रखा है दैट इज ए बीम, और इफ़ यू आर अप्लाइंग एनी फोर्सेज ऑन इट, ओके, देन इट विल डिफ्लेक्ट और इट विल चेंज इट्स शेप इन दिस कर्व। ठीक है, तो क्या होगा, ये अपनी शेप को चेंज करेगी इस कर्व के अकॉर्डिंग। तो ऐसे इसमें क्या होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज बेंडिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज बेंडिंग। बट इन दिस प्रोसेस there is no any shear stress, there is no any axial stress, then such type of bending process is known as simple bending or pure bending. Okay, clear रहेगा, there is no shear stress will be zero and axial stress during this bending there is no axial stress. Okay, याद रखिएगा इसमें। अब आता है एजम्पशंस ऑफ सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग। तो क्या क्या एज्यूम करते हैं हम कि सिंपल बेंडिंग यदि किसी बीम में हो रहा है तो उस टाइम हम एज्यूम करते हैं कि कैसे आपका सिंपल बेंडिंग है या प्योर बेंडिंग है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ चीज़ कि बेंडिंग और शियर स्ट्रेस का आपस में कोरिलेशन ये है कि जहाँ शियर स्ट्रेस जीरो होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। इसका मतलब यहाँ मैं कंसिडरिंग कर रहा हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बारे में। मुझे यहाँ किसके लिए काम करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए काम करना है। मतलब कि यहाँ कोई शियर स्ट्रेस नहीं होगा, तभी आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। अगला आपका है एजम्पशंस ऑफ प्योर बेंडिंग। तो सबसे पहला एजम्पशन आपका है बेंडिंग में कि बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। देखिए जो हम बीम यूज कर रहे हैं वो सेम मटेरियल की होनी चाहिए और सेम आपके स्ट्रक्चर की होनी चाहिए। देर इज़ नो चेंज, मतलब आपका ऐसा ना हो कि मटेरियल अपना अलग अलग मटेरियल को जो कंबाइन करके एक बीम बना लिया है। ठीक है, यदि हम एक बीम ले रहे हैं तो थ्रू आउट द सेक्शन उसका मटेरियल सेम होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ दैट यंग्स मॉडुलस इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। यदि मैं बीम की बात करूं और मैंने बीम ले रखा है तो ये बीम को यदि मैं ऐसे करके बेंड कर रहा हूँ बेंडिंग पोजीशन में, तो चाहे इधर कंप्रेशन लगे और चाहे इधर टेंशन लगे, चाहे इधर कंप्रेशन लगे चाहे इधर टेंशन लगे, इन दोनों ही केस में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ई होगा आपका यंग्स मॉडुलस, इट शुड बी कांस्टेंट। ओके, इन बोथ कंडीशंस, कंप्रेशन और टेंसाइल। अगला आपका है द सेक्शन विल रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तो ये बात कर रहा है कि यदि मैं बीम को बैंड करने से पहले की बात करूं, इसकी बात करूं, या बैंड करने के बाद की बात करूं। बैंड किया मैंने बीम पर लोड लगाया, बीम को बैंड किया, ये कंडीशन में लाया, और जैसे मैं लोड को रिमूव कर लूँगा, तो इट विल रिमेन इन ओरिजिनल शेप। तो क्या होगा, अब इसकी ओरिजिनल शेप जो जैसी पहले थी वैसे ही हो। ठीक है, तो ये भी हम एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अगला आपका है कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है कि हम इसका सेंटर बनाएंगे, यदि हम कर्वेचर सेंटर बनाएंगे तो इसका यहाँ बनेगा, है ना। तो मैं किसी भी फाइबर से इसका सेंटर फाइंड करूँ तो हमेशा सेंटर एक ही हो, कॉमन सेंटर बन के आए इस तरीके से, या हम इसे जो बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट शुड बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। ओके,
वही अगला अगला पॉइंट आ गया ना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एज लार्ज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो इसका ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, ये जैसे कि ये वाला विड्थ है इसका, तो इसका विड्थ हमेशा कम होना चाहिए इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू के, मतलब आर का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा और जो आपका डायमेंशन दिया होगा उसका वैल्यू हमेशा कम होगा, ठीक है। लास्ट वन इज दैट द ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसकी जो हम बात करें इस बीम की जो आपका एक एक कोई भी हम इसकी वो ले लेते हैं फाइबर, तो हर एक फाइबर अपना फ्री हो कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, है ना, कहीं से भी एक्सपेंड होने के लिए। ऐसा ना हो कि हम इसे बेंड करें और कहीं से ये आपका फ्रैक्चर इसमें हो जाए या कहीं से इसमें आपका क्रैक वगैरह जनरेट हो जाए, तो ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज दैट यू कैन सी बीम, यहाँ आप एक बीम दे सकते हो, ये एक बीम है और इस बीम को मैंने ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट मैंने क्या किया, इसे बेंड किया हुआ है, तो इस कंडीशन में ये आ गई है। अब इस कंडीशन में हमारे पास हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो जब हम इसे बेंड करते हैं तो क्या होता है, ये हमेशा एक रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपका बेंड होती है। इसकी जो रेडियस है वो हम किसी भी पॉइंट से मेजर करें वो हमेशा इक्वल होगी, चाहे यहाँ मेजर करें, चाहे यहाँ मेजर करें, चाहे यहाँ मेजर करें, कहीं भी मेजर करें, इट शुड बी सेम एट ऑल पॉइंट्स, ओके। और दूसरा इसका होता है न्यूट्रल लेयर। देखिए न्यूट्रल लेयर क्या है, जो डायग्राम आप देख रहे हो उसमें क्या है, इसमें एक सेंटर लाइन पर, जो आप सेंटर लाइन बनाते हो ना, सेंटर लाइन जो उसके बिल्कुल मिड सेंटर में बनाते हो, ये वाली सेंटर लाइन, तो इस सेंटर लाइन पर एक लेयर बनती है, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर जो आप देख रहे हो, तो ये लेयर को हम बोलते हैं न्यूट्रल लेयर। इसका मतलब क्या होता है, देयर इज नो चेंज ड्यू टू बेंडिंग, देयर इज नो चेंज इन लेंथ ड्यू टू बेंडिंग, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन एंड और इन टेंशन। मतलब यहाँ कोई भी आपका बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है, चाहे वो कंप्रेशन का हो चाहे वो आपका टेंशन का हो, यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं होता और यहाँ कोई चेंज नहीं होता उसकी लेंथ में, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल लेयर। और सिमिलरली अ न्यूट्रल एक्सिस मीन्स जो आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में एन एन करके जो आपका डायग्राम में है, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो एन एन करके जो है, तो क्रॉस सेक्शन पे हर एक जगह एक न्यूट्रल एक्सिस होगी और उस वो भी आपकी एक्सिस होती है जहाँ पर आपका बेंडिंग के टाइम पे उसको कोई फोर्स के थ्रू उसका डायमेंशंस में चेंज नहीं आता है, तो इट्स कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप मालूम कर चुके हो कि जो जिस आर्क में ये आपका बेंड होती है तो उस आर्क का जो रेडियस होता है उस रेडियस को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड सेकंड लास्ट वन इज दैट नेक्स्ट इज दैट बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। तो देखिए जो हम बेंडिंग मूवमेंट लगाते हैं तो ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट देर आर सम टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड और दीज स्ट्रेसेज आर नोन एज बेंडिंग स्ट्रेसेज, ओके। अगला आपका है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए तो जब हम किसी बॉडी पर मूवमेंट लगाते हैं तो यदि मैंने मान लीजिए ये मूवमेंट अप्लाई किया हुआ है जो आप देख रहे हो, यदि ये मूवमेंट मैंने अप्लाई किया हुआ है तो अब इस बॉडी में एक इनके इस इंटरनल स्ट्रक्चर में भी एक मूवमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा जो कि इसको अपोज करेगा, तो दैट अपोजिट मूवमेंट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, इट इज नोटेड बाय एमआर, ओके। नेक्स्ट इज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए अब हम जो पढ़े थे अभी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बड़ा रोल प्ले होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी एक एक्सिस के अबाउट, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी एक एक्सिस के अबाउट टू टाइम मूवमेंट लिया मैंने, तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज आल्सो नोन एज सेकेंड मूवमेंट, इट इज आल्सो नोन एज सेकेंड मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मूवमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस या मास इंटू डिस्टेंस या एरिया इंटू डिस्टेंस, बट यदि मैं सेकेंड मूवमेंट की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका उस मूवमेंट का मूवमेंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंड मूवमेंट और इट इज आल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो सकता है कि दो तरीके से हम लोग इसे मास से भी कंसीडर करते हैं और हम इसे एरिया से भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। यदि मैं मास की जगह देखिए मास के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका आई स्क्वायर आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यदि ये मास है आपका है एम और ये आपका आर डिस्टेंस पर यहाँ से लगा हुआ है किसी सेंटर लाइन से, तो इसका आपका इनर्शिया क्या हो जाएगा, इट विल बी आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और यदि इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूँ किसको, एरिया को, तो इट विल बी आई इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आर को कभी कभी एक के से डिनोट कर देते हैं, के
के होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आपका निकालते हैं, तो क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं उसे, या रेडियस ऑफ गायरेशन बोल देते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ आपको देखिए आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया हुआ है ये वाला। तो यदि मैं एरिया की बात करूँगा तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो एक्स के लिए जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा आई एक्स एक्स, ठीक है, और वाई के लिए निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आई वाई वाई। तो एक्स के लिए ये आपका फार्मूला यूज होगा, वाई के लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा आपका। इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो होती है आपकी मीटर की पावर 4। अगला है रेडियस ऑफ गायरेशन, देखिए बात कर रहा था मैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, इट इज़ द डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू अ पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कंसनट्रेट, ठीक है, जहां हम मानते हैं कि उस पॉइंट पर सारी बॉडी का मास कंसनट्रेट कर रहा होगा, ठीक है। यदि रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी बॉडी के एरिया का, तो इट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो कुछ बेसिक आपका डायमेंशंस के देखिए फॉर्मूला क्या होगा इसका, के इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन ए, ठीक है, के इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन ए होगा। यदि एक्स की बात कर रहा है तो आई एक्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, वाई की बात कर रहा है तो आई वाई वाई अपॉन ए हो जाएगा। तो कुछ सिमेट्रिकल एक्सिस जो आपकी हैं, सिमेट्रिकल सेक्शन जो हैं, उनके आपके आई एक्स एक्स और आई वाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, एक ट्रायंगल है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, और आपका सेमी सर्कल है, ठीक है, ये क्वार्टर सर्कल है, और ये आपका एलिप्स है। तो इन सभी के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इनके आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के फार्मूले यहाँ पर गिवन है, ठीक है, सारे फार्मूले आपको गिवन है, वो आप टेबल से देख सकते हो, ठीक है, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम का देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए बड़ा यूज होता है। इसमें क्या होता है, according to this theorem the moment of inertia of any object which is not being at the center of gravity, ठीक है, यदि कोई आपका ऑब्जेक्ट है और जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आपको वो रखा हुआ नहीं है, और हमें फाइंड करना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइंड और कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम। इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of an object about its center of gravity line and the length, the area of object and the distance between center of gravity of an object and a whole object, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, दैट इज आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। तो आई जी जी क्या मतलब क्या है, कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट बीच में लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे छोटे वाले ऑब्जेक्ट का आई जी जी, और ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, बड़े वाले ऑब्जेक्ट का निकालेंगे, ठीक है। बड़े वाले ऑब्जेक्ट का कैसे निकालेंगे, तो वो आपको निकलेगा ए एच स्क्वायर। ए क्या मतलब छोटे वाले का एरिया, एच मतलब उसकी डिस्टेंस। तो मैं यदि एक्स एक्स के अबाउट निकाल रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन देखिए, समझिए इस बात को, यदि मैं इस ऑब्जेक्ट का एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जी जी के अबाउट निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका आई जी जी, ठीक है। उसके बाद प्लस करना पड़ेगा इसका एरिया ए, ठीक है, इनटू एच स्क्वायर, मतलब एच क्या हो गया, ये आपके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन है जी, इसके बीच के साथ सॉरी इसका जो आई जी जी है या जी जी डिस्टेंस जो है लाइन जो है उसका, और आई एक्स एक्स जो लाइन हम निकालना चाह रहे हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा एच, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है आपका जो एच है, उसका स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया में, तो हमारे मिल जाएगा हमें क्या, पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम, ठीक है। अब आता है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये आपका होता है, इट इज स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यदि कोई मान लीजिए आपका ये आपका प्लेन है, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई हो गया, अब मुझे इसके इन दोनों एक्सिस के एक्स और वाई इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस के पड़ता है मुझे, मान लीजिए जेड जेड के पड़ता है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इट विल बी इक्वल टू द इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस प्लस द इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस।
तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ओके, अब आता है आपका कि हम कोई कंबाइंड या सेक्शन ले लेते हैं और उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए ये एक आपने मान लीजिए कि एक सेक्शन ले रखा है दैट इज एल सेक्शन, और इस एल सेक्शन में अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो कंबाइंड सेक्शन दिया होगा उस सेक्शन को लेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे और उस डायग्राम में आप क्या करोगे, एक्स एक्स और वाई वाई लाइन की ड्रॉ करोगे, या कह सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करके उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी फाइंड करके उसकी उसका एक्स एक्स लाइन और उसका वाई वाई लाइन ड्रॉ करोगे। तो जब आप एक्स एक्स और वाई वाई लाइन ड्रॉ कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, उस पूरे सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे, या उतने पार्ट में डिवाइड कर लोगे जितना सूटेबल पार्ट आपको दिखाई दें उसमें। ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल लेमिना आप बना लोगे, और सिमेट्रिकल लेमिना का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला मालूम होता है, सिमेट्रिकल लेमिना का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मालूम होता है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं आपके सिमेट्रिकल लेमिना के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एल सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट आपका हो गया ए बी सी एच, ठीक है, ये ए बी सी और एच, और दूसरा पार्ट आपका हो गया एच डी ई एफ, तो एच डी ई और एफ। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या कर लिया, इसमें डिवाइड कर लिया दो पार्ट में। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इन दोनों पार्ट का सेपरेटली मुझे G1 G2 फाइंड करना होगा। G1 आपका पहले पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और दूसरे पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2। ठीक है, और अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका जो मेन ग्रेविटी है G, इनके डिस्टेंस फाइंड करने होंगे। एक्स डायरेक्शन में भी जैसे S1 S2 फाइंड किया, और वाई डायरेक्शन में भी मतलब H1 H2 फाइंड किया। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद हमें फिर फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या होगा आपका, फार्मूला आपका होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला, जो हमें निकालना होगा आई एक्स एक्स आई वाई वाई के लिए। तो आई एक्स एक्स क्या होगा, आई एक्स एक्स आपका होगा आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू, मतलब पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले पार्ट का इसका, और दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले पार्ट का। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपने ये दिया हुआ है, आई एक्स एक्स इक्वल टू आई एक्स एक्स जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वायर। ए वन मतलब इसका एरिया और H1 मतलब इसका ये डिस्टेंस। ठीक है, A1 H1 स्क्वायर। सिमिलरली आई एक्स एक्स इक्वल टू आई जी जी टू प्लस A2 H2 स्क्वायर। यही फॉलो करेंगे हम आई वाई वाई के निकालने के लिए। ठीक है, यदि मुझे किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पता और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, ठीक है, यदि मुझे किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही नहीं पता वो फाइंड करना है, तो क्या होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्स बार और वाई बार वाला। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका ये सेक्शन है, मैं एल सेक्शन ही बना लेता हूँ। ठीक है, और इस एल सेक्शन का मुझे नहीं पता कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, तो क्या होगा, हम मान लेंगे कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो बीसी लाइन से इस बीसी लाइन से जो आपका एक्स एक्स लाइन होगी वो यहाँ कहीं होगी, मान लिया मैंने, एज्यूम कर लिया है फिलहाल कि इसका डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ से वाई बार होगा। और जो आपका ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन से आपका जो वाई वाई लाइन होगी उसका मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं होगा। ठीक है, वाई वाई, तो इसका डिस्टेंस क्या मान लेंगे हम, इसका डिस्टेंस मान लेंगे यहाँ पर ये एक्स बार। ठीक है, अब एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए मुझे क्या होगा, इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, A1 A2 करना होगा। तो मैं A1 A2 कर लूँगा, इसको वन पार्ट ऐसे कर लूँगा, टू पार्ट ऐसे कर लूँगा, और निकालने के बाद अब वही कंडीशन यूज़ करेंगे हम, A1 X1 प्लस A2 X2। ठीक है, ये सब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट। ठीक है, तो और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है उनके लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है। और आगे जो मूवमेंट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट के जो न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे या बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन जो पढ़ेंगे, उसमें इसका बड़ा रोल है। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप बेंडिंग मूवमेंट के जो क्वेश्चन होंगे या फिर बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन से जो क्वेश्चन आपके आएंगे बेंडिंग इक्वेशन से, वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको एक क्विज का लिंक दिया हुआ है, ये वाला ये लिंक दिया हुआ है क्विज का, तो आप क्विज को अटेम्प्ट करना ना भूलें, ताकि आपको क्विज को अटेम्प्ट करने के बाद तुरंत एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो सके कि आपने यहाँ इस लेक्चर से कितना सीखा और आपने कितना इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो
पहले से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम मालूम ही है आपको, टेक्निकल फाड़ू मैकेनिकल, जिस पे आपका ये वाला वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।